नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और नागपुर में मेट्रो के पहले चरण तथा कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह कल। भूपेंद्र पटेल सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उद्घाटन। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को और पुर्तगाल के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जारी और क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 227 रन से हराया। ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक और विराट कोहली ने 44वां एक दिवसीय शतक लगाया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए कल गोवा और नागपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये हवाई अड्डा लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में इस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। हवाई अड्डे पर अन्य सुविधाओं के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन और रनवे पर एलईडी लाइटें लगी हैं। प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। श्री मोदी गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देश शामिल होंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री मोदी कल सवेरे 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री 8,650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित नागपुर मेट्रो के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाला हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि राजमार्ग का कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में उद्घाटन किया जाएगा। नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का कल से परिचालन शुरू हो जाएगा। 701 किलोमीटर लंबा नागपुर मुंबई राजमार्ग चालू होने पर यह राजधानी मुंबई और उपराजधानी शहर नागपुर के बीच 16 घंटे का मौजूदा यात्रा समय को केवल 7 घंटे तक कम कर देगा। ये महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इसे करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे नागपुर में राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे और हीमोग्लोबिन पैथीज के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र का शिलान्यास फरवरी 2019 में किया था। प्रधानमंत्री नागपुर में नाग नदी से प्रदूषण हटाने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी लोगों में न्याय की भावना की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। नई दिल्ली में आज 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह स्वर्णिम नियम है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश से जुड़ी हुई है और ये देश का सामर्थ्य प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कल राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ G20 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आयोजित वर्चुअल बैठक में ये बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि G20 की बैठकें देश के 55 शहरों में होंगी और वाराणसी उनमें से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान अलग से संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा
कि मंत्रालय काशी में विकास मंत्रियों की बैठक की योजना बना रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के बीच अतुलनीय सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने के लिए तमिलनाडु और काशी के बीच एक स्थायी काशी तमिल संगमम रेलगाड़ी चलाए जाने की घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि काशी तमिल संगमम दो संस्कृतियों के मिलन का एक अनूठा उत्सव है। आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संगमम ज्ञान और कला के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। गुजरात में भूपेंद्र पटेल राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येडियुरप्पा की उपस्थिति में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांधीनगर में पार्टी कार्यालय में आज हुई पार्टी विधायकों की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी विधायक और वरिष्ठ नेता कानू देसाई ने रखा। ढोल नगाड़ों और पार्टी द्वारा दिल्ली की तरफ से भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी के बीच भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री चुना जाना महज एक औपचारिकता थी। 60 वर्ष के भूपेंद्र पटेल दूसरी बार राज्य की सत्ता संभालेंगे। उन्हें पिछली बार विजय रूपाणी की कैबिनेट को हटाए जाने के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया था। इससे पहले भूपेंद्र पटेल स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और अहमदाबाद में नगर निगम में विभिन्न पदों पर रह चुके थे। सोमवार को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अपर्णा खुंट के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में सर्वसम्मति से राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 4 बार के नदौन विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को कथित तौर पर कांग्रेस के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त था। उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नए मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के 40 नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों द्वारा राज्य के अगले मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कांग्रेस आलाकमान को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद यह फैसला आया है। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों के साथ राज्य विधानसभा चुनाव जीता था, जिसकी गिनती 8 दिसंबर को हुई थी। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने के लिए काम कर रही है। वाराणसी में आज शुरू हुए 2 दिन के सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामों को केंद्र और राज्य सरकारें सकारात्मक रूप से लागू करेंगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार दूरदराज के इलाकों में पहुंच रही है और पिछले 6 दशकों के दौरान पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण पैदा हुई कमियों को पूरा कर रही है। उधमपुर जिले के कंबल दंगल गांव में आज एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसी के साथ कोच्चि हवाई अड्डा निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का 4था हवाई अड्डा बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भवन अगले वर्ष अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश को टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 और 11 दिसंबर को सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दिवस उत्सव के दौरान प्रदान किए जाएंगे। सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दिवस हर वर्ष लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में देश के पहले पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आबक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। जनरल बिपिन रावत की पहली बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूदा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार, थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे तथा अन्य सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत ने 4 दशक के सेवा काल के दौरान विभिन्न सैनिक क्षेत्रों में सेवाएं दी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठी लावणी की प्रख्यात गायिका सुलोचना ताई चौहान के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां महाराष्ट्र की संस्कृति, विशेष रूप से लावणी को प्रोत्साहन देने में सुलोचना ताई की बड़ी भूमिका को याद रखेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और हमारी वेबसाइट @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में इस समय तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का मुकाबला मोरक्को से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पहले हाफ में दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर हैं। चौथे क्वार्टर फाइनल में देर रात 12:30 बजे इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होंगे। एक रिपोर्ट। विश्व कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होंगे। दोनों के पास कमाल का युवा टैलेंट है। फ्रांस के पास एम्बापे हैं तो वहीं इंग्लैंड के पास जूड बेलिंघम और बुकायो साका जैसे मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। एक ओर वर्तमान चैंपियन फ्रांस खिताब बचाने की कोशिश करेगा, वहीं इंग्लैंड कई मौकों पर क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाने की बाधा को पार करना चाहेगी। दोनों टीमें वर्ल्ड कप में 2 बार आमने सामने रही हैं और दोनों मैच इंग्लैंड ने जीते हैं। क्वालिफाई होने के बाद फ्रांस ने जहां ट्यूनीशिया के साथ मैच में बड़े प्लेयर्स को आराम देने का खामियाजा हार के साथ चुकाया था, वहीं इंग्लैंड ने अब तक ऐसा कोई मौका विरोधी टीम को नहीं दिया है। अब तक हुए दोनों क्वार्टर फाइनल में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। ऐसे में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच फुटबॉल प्रेमियों को एक और रोमांचक संघर्ष देखने को मिल सकता है। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 227 रन से हरा दिया है। 410 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में 182 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन के सिर्फ 126 गेंद में सबसे तेज दोहरे शतक और विराट कोहली के 44वें एक दिवसीय शतकीय पारी के सहारे 8 विकेट पर 409 रन बनाए थे। किशन ने 210 और कोहली ने 113 रन बनाए। बांग्लादेश ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। चक्रवाती तूफान मंदौस कमजोर पड़ रहा है। उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर बना गहरा विक्षोभ कमजोर होकर विक्षोभ में बदल गया है। ये पिछले 6 घंटे के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 2 दिन तक वर्षा जारी रहेगी। चेन्नई में आज शाम विमान सेवाएं बहाल कर दी गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और नागपुर में मेट्रो के पहले चरण और कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल। भूपेंद्र पटेल सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उद्घाटन। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को और पुर्तगाल के बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।